नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग ने उपराष्ट्रपति तक पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर से इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में क्या क्या आती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो देखो, प्रधानमंत्री क्या होता है। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति जो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है देश का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या होता है, तो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है किसी भी मतलब जैसे भारत में क्या है कि संसदीय व्यवस्था है, तो भारत में संसदीय व्यवस्था में एक संवैधानिक प्रमुख होता है, एक वास्तविक प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री हमारे देश में वास्तविक प्रमुख होता है, मतलब उसके हाथ में सरकार का प्रमुख होता है, उसके हाथ में सारी सत्ता होती है। ठीक है, तो देखो हम चलो देखते हैं। जहाँ राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था में केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, वहीं वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं, प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। चलो अब आगे देखते हैं। आर्टिकल नंबर 74 क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है, तो ये हम लोग देखेंगे। उसके पहले देखो लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा था। ठीक है, तो देखो लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला बताइए। ठीक है, तो लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला बताई है। मान लो एक ये बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में जो आधार होता है, कॉलम होते हैं, कॉलम बेस बनता है, तो ये सब आधार होता है किसी भी बिल्डिंग का। तो प्रधानमंत्री को इसने किसी भी बिल्डिंग या किसी भी मेहराब की आधारशिला क्यों कहा है, तो ये बात को समझना। देखो, जब कभी भी प्रधानमंत्री किसी कारणवश इस्तीफ़ा देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरे जितने भी उसके मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, सबको इस्तीफ़ा देना पड़ता है। ठीक है, तो जिस प्रकार किसी बिल्डिंग की जब अगर नींव हिल जाती है, मान लो नींव हिल गई किसी भी बिल्डिंग की, तो वो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। ऐसे ही प्रधानमंत्री जो है किसी भी कैबिनेट जो बनी हुई है, मंत्री रूपी कैबिनेट बनी हुई है, तो ये उसकी आधारशिला है और मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर है ये। ठीक है, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी समय मंत्रिपरिषद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, बात को समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो आर्टिकल 74 क्या कहता है। आर्टिकल 74 क्या कहता है, देखो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, मतलब राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब देखो, अब ये देखना, एक ये है प्रेसिडेंट, ठीक है, और एक ये है मंत्रिपरिषद। मान लो एमपी से मंत्रिपरिषद हो गया, तो जो ये प्राइम मिनिस्टर है ना, पीएम, ये इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, कोई भी मान लो मंत्रिपरिषद ने कोई भी डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन को ये मंत्रिपरिषद नहीं, पीएम बताता है प्रेसिडेंट को कि हमने ये डिसीजन लिया है। क्यों, क्योंकि पीएम जो है मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। ठीक है, और
इस तरह से पीएम क्या हुआ, सरकार का प्रमुख हुआ। और प्रेसिडेंट क्या है, तो प्रेसिडेंट संवैधानिक प्रमुख है। कोई भी डिसीजन लिया गया है तो उसको प्रेसिडेंट से अवगत कराना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 74 है। चलो अब आगे देखते हैं। आर्टिकल नंबर 75 देखो। आर्टिकल नंबर 75 है, देखो, मंत्रियों के बारे में अनुबंध, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 75 है, ये मंत्रियों के बारे में उपबंध बताता है हमको, ठीक है। क्या उपबंध बताता है, कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड all the ministers of his cabinet will be appointed by the president on the recommendation of the prime minister। तो आप बात को समझ रहे हो कि नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, पर सभी मंत्रियों जो उसके प्रधानमंत्री के कैबिनेट में जितने मिनिस्टर होंगे, जैसे मान लो कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह हैं, ठीक है, गृह मंत्री आपके अमित शाह हैं। तो ये सब मिनिस्टरों की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये सब मिनिस्टरों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा, पर किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, अपने मन से किसी को भी नहीं बना देगा, ठीक है। तो बात को समझे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ हिज कैबिनेट, that means all the ministers of the prime minister will be appointed by the president of India on the recommendation of the prime minister of India। तो ये है आर्टिकल नंबर 75। अब देखो ये अब इसका एक अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखो, जो मंत्री रहेगा हमारा, जो जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वेदर इट इज़ प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ हिज कैबिनेट, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। प्रसाद का मतलब क्या होता है, हम गौर से कहते हैं कि हमको आप कुछ हमारा कुछ इंक्रीमेंट कराइए। जो वर्किंग क्लास है वो गौर से कहता है कि हमारा आप इंक्रीमेंट कराइए, हमारी कुछ जॉब में सैलरी बढ़वाइए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गॉड से कहते हैं। तो आप क्या कहते हो, भगवान ने आपका इंक्रीमेंट हो गया, तो आप क्या कहते हो कि भगवान के प्रसाद पर्यंत हमारा इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आशीर्वाद दे रहा है राष्ट्रपति किसको, मंत्रियों को, उसी के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट है। अब अगला देखो, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब ये जितने भी रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, ठीक है, ऊर्जा मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, तो ये सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ठीक है। अब एक उदाहरण समझना, उससे समझना तुम। मान लो ये एक उदाहरण है, इसको किसी से भी रियल लाइफ से इसको इंटरेक्ट ना, मतलब कनेक्ट ना करना, इसको केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब बात को समझना। मान लो किसी ऑनरेबल मेंबर ने, लोकसभा के ऑनरेबल मेंबर ने ये पूछा, किससे पूछा, इन्होंने मान लो कोयला मंत्री से पूछा कि देश में इस समय इलेक्ट्रिसिटी बहुत कटिंग हो रही है और ऐसा विभिन्न माध्यमों से, सूचना के माध्यमों से, प्रिंटिंग प्रेस से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमको ये पता चल रहा है कि देश में कोयले की कमी हो रही है और हमारे देश में कोयले का भंडार केवल 10 दिनों का बचा हुआ है। उसके बाद बिजली बनाने के लिए, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी पावर इन इंडिया, देयर इज़ नो कोल रिजर्व इन अवर कोल रिजर्व। तो ये कह रहा है, ऐसा किसी मेंबर ने ये प्रश्न उठाया बिजली मंत्री से या फिर कोयला मिनिस्टर से, उनसे प्रश्न पूछा। कोयला मंत्री ने कहा, इस बात को खारिज कर दिया कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, हमारे पास कोयले की कोई कमी नहीं है, बहुत कोयला है और 10 दिनों के लिए नहीं, हमारे पास पूरे 2 महीने का स्टॉक रखा हुआ है, इन्होंने ये बोला। और आने वाले 10 दिनों के बाद बिजली गोल हो जाती है, ठीक है। और
फिर सरकार मानती है कि हाँ हमारे पास कोयला का भंडार ख़त्म हो गया है और अब कोयला की, ठीक है, तो अब कोयले की भंडार को ख़त्म होने की वजह से देखो बिजली ख़त्म हो गई है, अब हम बिजली का इंपोर्ट करेंगे। तो देखो उस समय बिजली मंत्री या कोयला मिनिस्टर ने झूठ बोला लोकसभा में और केवल लोकसभा को गुमराह किया। तो अब बात को समझे हो कि नहीं कि अब जो है वो मेंबर लोकसभा के प्रति झूठ बोलने की वजह से उस मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकता है, कुछ भी प्रस्ताव ला सकता है, वो आने वाले संसद में चैप्टर में बताऊंगा। तो अब देखो क्या होगा कि हो सकता हो कि उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाए। ठीक है, बात को समझ रहे हो, लोकसभा में आप झूठ नहीं बोल सकते हो, बात को समझ रहे हो। अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सरकार के प्रति आता है लोकसभा में और वो पास हो जाता है तो पूरे प्रधानमंत्री के साथ में पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा भी देना पड़ता है। तो मैं ये आने वाले वीडियो में बताऊंगा जब इसके बाद वाला चैप्टर संसद ही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो बात को समझना। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट, अब मैं आशा करता हूँ कि ये स्टेटमेंट आप लोग समझ गए होंगे। हम देखो अगला पॉइंट देखते हैं। देखो कोई ऐसा मंत्री है जो 6 महीने, ये 6 महीने है, 6 मार्च नहीं 6 महीने है, 6 महीने की अवधि में संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो फिर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, बात को समझ लो कि मान लो कोई ऐसा आदमी मिनिस्टर बना दिया गया जो ना लोकसभा से जीत कर आया है ना राज्यसभा में वो मेंबर है, तो जब वो दोनों मेंबर कहीं का नहीं है तो उसको बना तो दिया गया पर उसको ये 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं की सदस्यता लेनी पड़ेगी। और अगर वो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसको 6 महीने के भीतर तो उसको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बात को समझे। तो वैसे तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, मान लो ये प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, पर ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप राज्यसभा का भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, बात को समझ रहे हो कि नहीं, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। पहले ये माना जाता था कि लोकसभा का अगर मेंबर है वो और प्रधानमंत्री तो ज़्यादा ठीक है, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, संवैधानिक रूप से ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। क्योंकि जब देखो इंदिरा गांधी 1966 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वह राज्यसभा की ही मेंबर थी। इसी तरीके से देवगौड़ा ये भी 1996 में ये मतलब ये भी राज्यसभा के मेंबर थे। और जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके मनमोहन सिंह, ये भी असम से राज्यसभा सदस्य थे। ऐसा ये माना जाता है कि ना, मतलब लोकसभा से अगर जीत कर आए हो इसका मतलब कि तुम्हारे पॉपुलैरिटी है जनता के बीच में। राज्यसभा से तो कोई भी जीत के आ जाएगा, बस आपके पास सीटें हैं, किसी को भी आप भेज दीजिएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं कि नहीं, इसलिए ये एक मतलब माना जाता था। आप देखो मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारण करेगी। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिए। चलो अब अगला देखते हैं। देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में, प्रधानमंत्री के निर्वाचन के बारे में संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। ठीक है, बस इतना कहा गया है, अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है, इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। देखो जो कोई भी बहुमत दल का नेता है, मान लो लोकसभा में चुनाव होता है हर 5 साल में आप लोग वोट देते हैं, तो 545 सीटें हैं। मान लो किसी को भी वोटिंग नहीं मिली, मान लो सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीटें और मान लो किसी को आई 226 और ऐसे ही किसी को आई 200। ठीक है, और किसी अन्य को और भी अलग अलग आ गई। तो अब देखो 226 सबसे बड़े दल का नेता, सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति इसको मौका देगा कि आप अपना बहुमत साबित करिए। ठीक है,
1 महीने का समय देगा, सरकार प्रधानमंत्री बना देगा, 1 महीने का समय देगा, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे दल को नेता देगा, दल को देगा। ठीक है, बात को समझ रहे हो कि नहीं? और यही सब चीज़ें होती हैं। अब अगला देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेकी स्वतंत्रता का भी प्रयोग करता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है और उससे कहता है 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करो। ठीक है, और ये 1 बार 2 बार कर भी चुकी हैं, राष्ट्रपति इस तरह का प्रयोग कर चुका है। देखो, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को 1979 में अपनी विवेकी शक्ति से प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, और देखो ये थे आपके ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई थी तो राजीव गांधी को अपनी विवेकी शक्ति से बनाया था 1984 में। तो ये बात समझ गए कि नहीं? चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री की शपथ और वेतन। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री को शपथ आपका क्या रहता है और वेतन के बारे में कौन डिसाइड करता है। तो देखो, प्रधानमंत्री शपथ किस तरह से लेता है, देखो इस तरह से पढ़ता है वो। तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने के लिए वो राष्ट्रपति उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। एक पद की शपथ दिलाता है और एक गोपनीयता की अलग दिलाता है शपथ। तो देखो क्या कहता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। अगला, मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। ये गलत लिख गया है, अक्षुण्ण है। अक्षुण्ण का मतलब है अनब्रेकेबल। और मैं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूँगा। मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, ये देश नहीं द्वेष मतलब जलन के बिना, ठीक है, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। तो ये वो लेता है शपथ पद की। गोपनीयता का भी शपथ लेता है। तो गोपनीयता की शपथ क्या लेता है, देखो गोपनीयता की शपथ क्या लेता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मेरे विचार से लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, तो मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूँगा। मतलब मान लो कोई भी भारत के प्रति एक डिसीजन मेकिंग है, एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग कोई ऐसा मैग्ना कार्टा होने जा रहा है, तो मैं तब तक नहीं इसको करूँगा जब तक किसी को बताऊँगा नहीं। देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, अपने पर्सनल यूज हित के लिए भी हो सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल ये देखो निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ये इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा को में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उसको बर्खास्त नहीं कर सकता है। ठीक है, लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उससे वो कहता है कि अपना विश्वास मत साबित करो, नहीं तो त्याग पत्र दो, और अगर तुमने त्याग पत्र अपना विश्वास मत साबित नहीं किया तो वो बर्खास्त कर देता है।
ठीक है, बात को समझे कि नहीं। अब देखो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं और वह संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाला वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं भी वो प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, बताओ इसमें अगर कुछ ना समझ में आया हो तो दोबारा से एक बार देखना। अब देखो अब अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ देखते हैं क्या क्या हैं। तो देखो प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद के संबंध में वो क्या क्या कार्य करता है। देखो मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ठीक है, गूगल मतलब थोड़ा गलत टाइप कर दिया है, तो इसको राष्ट्रपति को सिफारिश करता है और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करेगा जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त की गई है। जो प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, मान लो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जयशंकर को विदेश मंत्री नियुक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने राष्ट्रपति को अपना डिसीजन बता दिया तो राष्ट्रपति उन्हीं उसको नियुक्त कर देगा। ठीक है, तो ये मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उसमें फेरबदल भी कर देता है समय समय पर। ठीक है, बात को समझे। अब देखो अगला सुनो, वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए और राष्ट्रपति को उसके बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। मान लो किसी मंत्री से कहा कि त्याग पत्र दीजिए पर वो नहीं दे रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहेगा इनको बर्खास्त कर दीजिए, अब हम इनमें बिलीव नहीं करते हैं, ना इनमें हमारा फेथ है। ठीक है, तो बात को समझे। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। कैसे अध्यक्षता करता है, मान लो चाइना ने गलवान वैली में हमारे देश पर अटैक कर दिया और उस समय बहुत ज़रूरत है कि सारे मंत्री मिलकर एक रूपता में एक ऐसा स्टेटमेंट दें जो दूसरे देश में जाना कंपलसरी हो कि हम भारत की सुरक्षा और अखंडता के साथ में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। वी विल नॉट डू एनी कंप्रोमाइज ऑन द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने इस तरह का अगर स्टेटमेंट सब लोग मिल के देते हैं और ऑन द सेम पेज आर्मी चीफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड ऑल द आर्मी जनरल विल से दीज थिंग्स वाट एवर द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर हैड सेड, सो मतलब दैट विल गिव द मैसेज टू द अदर कंट्री दैट दे आर यूनाइट। एंड अगर ये लोग एक हैं, अगर अब हमने कोई भी मिस एडवेंचर किया, if China will done any misadventure with India, then India will give the appropriate answer or reply to the चाइना और पाकिस्तान। सो ये सब चीज़ें हैं, इस तरह से वो देखो कि लेता है अपना। ठीक है, अब बात को समझ हो। हम देखो वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित भी करता है, सबको देख रहा है, वो कौन कितना घोटाला कर रहा है सबको देख रहा है और फिर बाद में त्यागपत्र कहने के लिए कह देगा। ठीक है, बात को समझ रहे हो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच मतलब मैंने ये तो मैं पहले ही बता दिया आपको कि ये जो पॉइंट है ये इसको मत देखो। प्रधानमंत्री ये जो है पीएम, मंत्रिपरिषद और प्रेसिडेंट के बीच में कम्युनिकेशन के बीच में कड़ी का काम करता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो एक चीज़ मैंने और बताई है कि जैसे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है और जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य कोई भी मंत्री त्यागपत्र नहीं मतलब कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। फिर चुनाव होगा या कुछ भी होगा, दूसरे प्राप्त बहुमत दल को बोला जाएगा।
तो देखो अगला पॉइंट देखते हैं। देखो, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। चुनाव आयुक्तों मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स मेंबर। वित्त आयोग आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग क्या होता है? बाय द आर्टिकल ऑफ 280 वित्त आयोग मीन्स फाइनेंस कमीशन विल गिव द रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और टू द प्राइम मिनिस्टर टू शेयर द टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर सलाह देता है कि किस स्टेट्स को कितना पैसा देना है। अब वित्त आयोग भी बहुत सारी चीज़ों का गहन अध्ययन करता है कि किस राज्य की मतलब जनसंख्या कैसी है, किस राज्य ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कार्य किया है, ठीक है, और किस राज्य ने पर्यावरण पर ज़्यादा काम किया है, किस राज्य में गरीबों की संख्या ज़्यादा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स इसमें क्या है कि देयर इज़ सम वेटेज क्राइटेरिया, मीन्स उन्होंने कुछ पॉइंट लिए और उन्होंने कुछ पॉइंट में वेटेज दे दिया कि ये इतना वेटेज हम देंगे जिसने इसमें कार्य किया है, ठीक है। तो इस तरह से वित्त आयोग भी अपना रिकमेंडेशन देता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि वित्त आयोग क्या होता है आगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की नियुक्ति करता है वो। अब देखो एक पॉइंट और सुनो। मान लो मंत्रिपरिषद ने कोई डिसीजन ले लिया, मान लो किसी मंत्री ने डिसीजन ले लिया पर अभी भी ये डिसीजन मंत्रिपरिषद के पास में नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो वो पूछेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कि आपके मंत्रिपरिषद ने इस पर डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है। तो अपने विचार रखिए आप, या तो एक इस पर डिसीजन लीजिए या फिर आप इसमें अपना डिस्कशन कीजिए मंत्रिपरिषद के साथ में। और क्या क्या करता है राष्ट्रपति? प्रशासन से मतलब प्रधानमंत्री से प्रशासन संबंधी रिपोर्ट मांग सकता है, ठीक है। कोई भी विषय पर कोई बड़ा डिस्कशन चल रहा है या कोई ऐसा कोई विधेयक बनने वाला है तो उस पर कोई जानकारी मांग सकता है कि इस पर क्या विवाद है आप लोगों को। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब देखो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से क्या कहेगा? प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने के लिए कहेगा, ठीक है। आहूत मतलब संसद का सत्र चालू किया जाए, सत्रावसान मतलब संसद का सत्र ख़त्म कर दिया जाए अब इस साल के लिए, ठीक है। या तो वह लोकसभा से ये तो कह देगा कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए क्योंकि अब हम चुनाव चाहते हैं, तो भंग कर देगा, ठीक है। राष्ट्रपति के माध्यम से ही प्रधानमंत्री पटल पर लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर अपनी नीति को घोषणा करता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब कभी बजट सत्र या कुछ भी होता है, कोई भी सत्र आहूत होता है तो राष्ट्रपति जाता है और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है? राष्ट्रपति एक तरह से प्रधानमंत्री और जो इनकी सरकार की नीतियाँ होती हैं उसको वो बोलता है कि हमने मनरेगा के तहत इतना रोजगार दिया, हमने इतने हाईवे बनाए, इतने एक्सप्रेस वे बनाए, हम इतने पावर प्लांट बना रहे हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कहेगा राष्ट्रपति। तो ये किसकी पॉलिसियाँ हैं? प्रधानमंत्री और सरकार की पॉलिसियाँ हैं। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। अब जब उसके बाद क्या करेगा देखो, अब उसके बाद देखो ये क्या कहेगा। उसके बाद तुम्हारा लोकसभा या राज्यसभा धन्यवाद प्रस्ताव देती है, ठीक है। तो धन्यवाद प्रस्ताव देती है, धन्यवाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है जो पहले, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है और उसमें वोटिंग भी होती है, ठीक है। तो बात को समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं एक एक डिटेल में आपको सब बताऊंगा, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कराऊंगा मैं एक एक करके, ठीक है। तो अब देखो ये सब चीज़ें हैं सरकार की, प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। अब देखो और वो क्या क्या करता है।
आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। ठीक है। राष्ट्र की विदेश नीति को वो एक शेप देता है। वो कहता है वेदर प्राइम मिनिस्टर हैव द फॉरेन मिनिस्टर पोर्टफोलियो और फॉरेन अफेयर पोर्टफोलियो ही हैव और नॉट। पर क्या है, वो प्राइम फॉरेन मिनिस्टर को भी वो एक तरह से डिक्टेट करेगा कि हम विदेश नीति इस तरह की चाहते हैं, आप इस तरह से भरो। ठीक है। केंद्र सरकार का एक तरह से अब इतना तो समझ ही गए होगे इतने डिस्कशन में कि केंद्र सरकार का वो प्रमुख प्रवक्ता होता है। ठीक है। आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। अब देखो, पहले योजना आयोग थी, अब नीति आयोग है। तो नीति आयोग का वो अध्यक्ष होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। नीति आयोग मैंने बता दिया, नीति आयोग NA। राष्ट्रीय विकास परिषद RVA मैंने कर दिया, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय एकता परिषद RAP। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद AP और राष्ट्रीय जल संसाधन RJS। इन्हीं सब परिषद का अध्यक्ष होता है वो। बात को समझ रहे हो? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद अथॉरिटी हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, तो इन सब का प्रमुख होता है। तो ये आप समझ गए हो। देश का नेता होने के कारण वो क्या करता है, बहुत सारे जैसे विदेश में जाता है वो, मान लो क्वाड, ये मान लो क्वाड है, तो क्वाड जैसे जो 4 देशों का संगठन है क्वाड में कौन कौन देश है 4, आप बताइए। पहला है क्वाड में है USA। ठीक है। इंडिया, जापान और इंडिया। ये मान लो क्वाड बनाया गया, तो क्वाड की मीटिंग हो रही है, तो एक तरह से सरकार का प्रमुख होने के नाते यही मीटिंग करेगा क्वाड की। ठीक है। ये नहीं कि कोई दूसरा मिनिस्टर चला जाए, सड़क मंत्री कहेगा हम क्वाड के मिनिस्टर के साथ बैठक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ में, ऐसा नहीं। वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। देखो, प्रधानमंत्री देश की सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। हालांकि संवैधानिक प्रमुख तो सेनाओं का राष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो अगर मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए भारत के राष्ट्रपति की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना भारत के राष्ट्रपति से नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से की जाएगी। ठीक है। बात को समझे क्यों? क्योंकि जो पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास है, वही पावर भारत के PM के पास है। बात को समझ रहे? तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग इतना ही करते हैं। देखो, प्रधानमंत्री के बारे में एक 5-10 मिनट का एक मैं वीडियो और बनाऊंगा। उसमें कौन कौन लोगों ने, मतलब हिस्टोरिकल लोगों ने, जिनको संविधान के बहुत ज्ञाता थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही हैं, तो मैं वो स्टेटमेंट आपको कराऊंगा। ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में वो मैं कल वीडियो डालूंगा, वो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो उसमें मैं सब बताऊंगा, और कल एक और वीडियो दोस्तों लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार।